बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बखैर आफ़ियत होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूनिट 7 डी फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स के जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्रॉब्लम नंबर 1 में हमसे कहता है कि कैलकुलेट द मैस ऑफ पिक्चर फ्रेम। बच्चों, हमने क्या करना है, हमने एक पिक्चर फ्रेम का मैस कैलकुलेट करना है हैंगिंग फ्रॉम अ स्टील नेल, जो कि एक स्टील नेल के साथ हैंग हुई है। जैसे यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं जी, यहाँ पे ये जिस रीजन को जहाँ पे मेरे माउस का कर्सर मूव कर रहा है, इस रीजन को जहाँ जिसको मैंने शेड करके रखा हुआ है, ये हमारे पास वो पिक्चर फ्रेम है जिसको मैंने इस स्टील नेल के साथ जो है वो हैंग करके रखा हुआ है। तो ऑब्वियसली इस पिक्चर का जो वेट है, इसकी वजह से इस नेल के ऊपर एक फ़ोर्स लगेगी, जिसकी वजह से ये नेल हल्की सी नीचे की जानिब क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो यही बात यहाँ पे लिखता है कि ये जो मैस ऑफ पिक्चर फ्रेम है ये इतना सफिशेंट है कि ये इसके ऊपर एक फ़ोर्स लगा रहा है जो कि इसमें शेयर स्ट्रेन प्रोड्यूस कर लेती है एज शाउन इन द फिगर। और इसकी वजह से जो नेल में बेंड प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है जी, 1.80 माइक्रोमीटर। तो इस सारे डाटा को यूज़ करते हुए हमने क्या कैलकुलेट करना है, मैस ऑफ पिक्चर फ्रेम हमने यहाँ से कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं गिवन डाटा। आप लोग समझ चुके हैं कि हमें जो है वो इस स्टील नेल का ये टेक्स्ट बुक वाले ने यहाँ पे ये चीज़ काबिल गौर है कि उसने जो है टेक्स्ट बुक पे यहाँ पे वैल्यू लिखी है 20 × 10⁻⁻ पास्कल। बच्चों, याद रखें कि पिक्चर फ्रेम को नेल के साथ हैंग करने से उसकी लेंथ में कोई तब्दीली नहीं आती। यंग्स मॉडुलस हम तब इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे जो आपको टेक्स्ट बुक में दे रखा है ना 20 × 10⁻10 पास्कल, तो वो स्टील का यंग्स मॉडुलस है। तो यंग्स मॉडुलस हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब लेंथ में चेंज आ रही हो। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास तो लेंथ में चेंज नहीं ना आ रही, चूँकि इस नेल की जो है वो लेंथ वही रह रही है, जस्ट इसमें बेंड प्रोड्यूस हो रहा है, हल्की सी टेढ़ी हो रही है। तो जब भी कोई चीज़ टेढ़ी हो ना, तो इसका मतलब उसमें शेयर प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे हमें फिर यंग्स मॉडुलस की वैल्यू 20 × 10⁻10 नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, बल्कि इसके शेयर मॉडुलस की वैल्यू इस्तेमाल करनी चाहिए, विच इज़ 8.0 × 10⁻10 पास्कल। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे हमने 20 वाली वैल्यू इस्तेमाल नहीं करनी। आप इस्तेमाल कर भी सकते हैं, वैसे इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन असूलन यहाँ पे 22 जो आपने 8.0 × 10⁻10 पास्कल ये वैल्यू इस्तेमाल करनी है। ठीक है। अच्छा जी, तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है जी इस स्टील नेल का जो है वो शेयर मॉडुलस। उसके अलावा इसमें जो बेंड प्रोड्यूस होती है डेल्टा एक्स ये दे रखी है। जो इसका फिक्स्ड फेस है, यानी जो इसकी फ़िक्स्ड लेंथ है, उसकी वैल्यू दे रखी है 5 माइक्रोमीटर, जिसको माइक्रो को आप जो है वो 10⁻³ करते हुए आप कन्वर्ट कर लेंगे मीटर्स में। इसी तरह से नेल का डायमीटर हमें दे रखा है विच इज़ 1.50 मिलीमीटर। इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ सबसे पहले तो मीटर्स में। उसके बाद इस डायमीटर को इस्तेमाल करते हुए मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ नेल फाइंड आउट कर लूँगा विच इज़ πr²। अब जानते हैं कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। तो r की जगह मैंने लिख लिया d/2 और बाहर वाला स्क्वायर अपनी जगह पे मौजूद है। 2 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 4 आ जाएगा। डायमीटर की जगह उसकी वैल्यू लिख के मैंने यहाँ से क्या कर लिया, इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब मैंने क्या कैलकुलेट करना है, मैस ऑफ पिक्चर फ्रेम। तो कैसे कैलकुलेट करूँगा, मैं डेफिनेशन इस्तेमाल करता हूँ शेयर मॉडुलस की। देखें शेयर मॉडुलस क्या होगा, हमारे पास शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयर स्ट्रेन। तो शेयर स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और शेयर स्ट्रेन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेयर्ड फेस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ फिक्स्ड फेस कितना है जी, वो y। इस इक्वेशन को आप रीअरेंज कर लें तो आप यंग्स मॉडुलस को ऐसे भी लिख सकते हैं Fy/a डेल्टा एक्स। बच्चों, यहाँ से मैंने फोर्स को जो है वो सेपरेट कर लेना है। फोर्स को सेपरेट करने के लिए a डेल्टा एक्स को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ वाई एस के साथ, और ये जो y यहाँ फोर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको आके यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, तो मेरे पास f यहाँ से सेपरेट हो जाएगी। अब देखें f की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ये जितने भी वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज़ मुझे डाटा में मौजूद हैं। मैंने वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट किया, सिंप्लीफाई किया, तो फोर्स आ गई मेरे पास 51.8 न्यूटन। अब आप लोग जानते हैं कि F किसके इक्वल होती है, mg के, यानी जो वेट की फ़ोर्स लगती है। तो मैंने क्या कैलकुलेट करना था, मैस ऑफ पिक्चर फ्रेम।
तो m को इधर ही रहने दें, फोर्स को किससे डिवाइड कर लें, g से। तो 51.8 को डिवाइड कर लेंगे 9.8 से, तो आपके पास आंसर क्या आता है 5.2 kg, यानी मास ऑफ पिक्चर फ्रेम कितना आता है 5.2 kg। तो टेक्स्ट बुक में हमें गिवन है यंग्स मॉडुलस 20 × 10⁻10 पास्कल। इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे 20 × 10⁻10 लिख लें, उससे फोर्स आपके पास 129.6 न्यूटन आएगी, जिससे मैस आपके पास 13.2 किलोग्राम आता है। तो इससे एज सच इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आई बिलीव कि ये प्रॉब्लम आपको समझ आ गया होगा। तो हम लोग डिस्कस करते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 को। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 2 में कहता है कि हमने एक एलुमिनियम वायर का टुकड़ा लिया, उसकी लेंथ रखी 5 मीटर और उसके एंड पे हमने 40 kg का मैस जो है वो सस्पेंड किया। तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि एलुमिनियम वायर के साथ जब हमने 40 kg का मैस सस्पेंड किया होगा तो उसकी लेंथ में कुछ ना कुछ चेंज प्रोड्यूस हुई होगी, ठीक है, यानी उसकी लेंथ इंक्रीज़ हुई होगी। कहते हैं कि अब इतनी ही इलोंगेशन, यानी एलुमिनियम वायर के साथ 40 kg का मैस हैंग करने से जितनी इलोंगेशन प्रोड्यूस हुई है एलुमिनियम वायर के अंदर, उतनी ही इलोंगेशन अगर हम एक कॉपर वायर में प्रोड्यूस करना चाहते हैं, लेंथ 5 मीटर ही रख के और कॉपर वायर के साथ भी अंडर द सेम वेट। ये थोड़ा सा यहाँ से कटा हुआ है, ये बेसिकली स्टेटमेंट है वायर ऑफ द सेम लेंथ एंड अंडर द सेम वेट, यानी कॉपर वायर में भी उतनी ही इलोंगेशन आए जितनी आपके पास एलुमिनियम वायर में आई है। तो उस कॉपर वायर का डायमीटर क्या होगा, आपने कॉपर वायर के साथ भी 40 kg का मैस ही हैंग करना है और उसकी लेंथ भी कितनी लेनी है 5 मीटर ही लेनी है। तो होप सो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम देखते हैं कि गिवन डाटा क्या है। तो देखें, एक साइड मैंने एलुमिनियम वायर के लिए लिख ली, एक साइड मैंने कॉपर वायर के लिए लिख दिया। एलुमिनियम वायर की भी लेंथ हमने कितनी ली थी 5 मीटर, इसका यंग्स मॉडुलस दे रखा है, इसका डायमीटर दे रखा है और जो हमने एलुमिनियम वायर के साथ मैस हैंग किया वो कितना है 40 kg। इस तरह से कॉपर वायर की भी उसने कहा कि अंडर सेम लेंथ, इसकी भी लेंथ आपने 5 मीटर ही लेनी है, इसका यंग्स मॉडुलस दे रखा है और इसके साथ भी मैस हमने 40 kg ही हैंग करना है। तो तब कॉपर वायर का डायमीटर क्या आएगा। तो बच्चों देखें, सबसे पहले हम सॉल्यूशन की तरफ बात करते हैं। तो हमने ये देखना है कि एलुमिनियम वायर में जो इलोंगेशन प्रोड्यूस हुई वो कितनी है और इसी तरह से कॉपर वायर में जो इलोंगेशन प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी है, ठीक है। हमने कोई न्यूमेरिकली नहीं कैलकुलेट करना, जस्ट हमने एक जो है वो इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करनी है मैं बताता हूँ। देखें, फॉर एलुमिनियम हम लोग जानते हैं कि एलुमिनियम का यंग्स मॉडुलस किसके इक्वल होगा, टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन के, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। ये साथ में छोटा सा एक इसके लिए है कि ये सारी कैलकुलेशन अभी एलुमिनियम के लिए हो रही है, ठीक है। इक्वेशन को अगेन आपने रीअरेंज कर लिया, ठीक है। ये अमूमन ये इस तरह के फैक्टर्स को याद रखने के लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि जो फोर्थ फैक्टर होता है वो आके फर्स्ट वन वाले के साथ और जो थर्ड वाला होता है वो आके इसके सेकंड के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखें, ये फोर्थ वाला आके एफ़ के साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये थर्ड वाला आके किसके साथ, इस एरिया यानी सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई हो गया। इधर से तरतीब होती है 1 2 3 और 4। तो ये 4 चौथा वाला आके पहले वाले के साथ, तीसरा वाला आके दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ से हमने क्या कर लिया, डेल्टा एल ए, दिस इज़ द इलोंगेशन विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन द एलुमिनियम वायर when we hanged a mass of 40 kg with it। तो यहाँ से हमने डेल्टा एल ए को सेपरेट कर लिया। इसके लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गई एफ ए एल ए डिवाइडेड बाई ए वाई ए। तो सिमिलरली ये जो एक्सटेंशन है या ये वो इलोंगेशन है जो एलुमिनियम वायर में प्रोड्यूस हो रही है, तो कॉपर वायर में कितनी आएगी। तो ऑब्वियसली बात है कि वो भी इसी तरह की एक्सप्रेशन बनेगी। जस्ट हम क्या कर लेते हैं कि एफ ए के बजाय एफ सी, एल ए के बजाय एल सी, ए के बजाय ए सी और वाई ए के बजाय वाई सी लिख देते हैं, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है कि आपके पास जो एलोंगेशन है ना कॉपर वायर में और जो एलुमिनियम वायर में वो बराबर हैं। तो डेल्टा एल ए, इसका मतलब दिस इज़ द एलोंगेशन इन एलुमिनियम वायर, दिस इज़ इक्वल टू द एलोंगेशन इन कॉपर वायर। वैल्यूज़ पुट कर लें तो जो हमने यहाँ से ये बेसिकली कैलकुलेट की हैं, डेल्टा एल ए की जगह ये वैल्यू लिख ली और एल सी की जगह मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर ली। अब चूँकि दोनों वायर्स के साथ हमने 40 kg का मैस ही लगाया है, तो वो जो वेट की फ़ोर्स होगी वो दोनों के लिए सेम होगी, तो दोनों तरफ से सेम फोर्सेस, तो ये फोर्सेस कैंसिल
और दोनों की लेंथ भी हमने चूँकि सेम ही ली है तो दोनों तरफ से लेंथ भी आपके पास कैंसिल। तो बचा क्या आपके पास, ऊपर वाली दोनों एक्सप्रेशन कैंसिल होके 1/a डिवाइडेड इज इक्वल टू 1/ac/c। तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ac/c इज इक्वल्स टू aa/a। तो देखें जी, एरिया का फार्मूला क्या होता है, πr²। तो यहाँ पे चूँकि कॉपर की बात है तो रेडियस ऑफ कॉपर का स्क्वायर आ जाएगा, इसी तरह से इधर रेडियस ऑफ एलुमिनियम का स्क्वायर आ जाएगा। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। दोनों तरफ से पाई को कैंसिल कर लें, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ। चूँकि रेडियस कॉपर का है तो डायमीटर कॉपर डिवाइडेड बाय 2 और स्क्वायर अपनी जगह पे, और इसी तरह से ये वाला वाई से यहाँ पे आप सेम चीज़ को रिपीट कर लेंगे फॉर एलुमिनियम। अच्छा जी, अब डी सी का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ार 4, इसी तरह से यहाँ पे डी ए का स्क्वायर और 2 2 ज़ार 4, 4 से 4 अगेन कैंसिल। आपको डी सी चाहिए तो वाई से इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, डी सी के ऊपर स्क्वायर मौजूद है तो इसको दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें। अब आप वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कॉपर वायर का डायमीटर आ जाएगा। तो ये बहुत आसान सी बात है, इसमें जस्ट जो बात याद रखने वाली है, जो ट्रिक वाली बात है वो ये है कि आपने एलोंगेशन जो है वो दोनों में सेम लेनी है, जो कि हमें डाटा में भी गिवन है। तो होप्स हो कि ये प्रॉब्लम आपको क्लियर होगा। अच्छा जी, प्रॉब्लम नंबर 3 में कहता है कि अ 4 kg मैस इज़ हैंगिंग विद द हेल्प ऑफ अ 1.5 मीटर लॉन्ग स्टील वायर। देखें जी, ये आपके पास एक कोई रिजिड स्पॉट है, मान लें कि आपके घर की छत है, इसके साथ आपने क्या किया कि एक स्टील की वायर को कर लिया हैंग, और इस स्टील वायर की लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर। बात समझ में आ गई। और इसके एंड पे आपने कितना मैस हैंग करवा लिया जी, 4 kg का। यहाँ तक बात तो क्लियर हो गई है। ये आगे ब्रैकेट में इसने इसके यंग्स मॉडुलस वगैरह दे रखे हैं। अच्छा, अगली बात क्या हुई, अगली बात ये हुई कि अनदर मैस कितने kg का, 6 kg का, इज़ हैंगिंग टू द 4 kg मैस विद द हेल्प ऑफ 1 मीटर लॉन्ग ब्रास वायर। अब यहाँ से बात को गौर से समझिएगा। हमने ये किया कि ये जो छत के साथ स्टील की वायर जिसकी लेंथ थी ना 1.5 मीटर, जिसके एंड पे हमने 4 kg का मैस सस्पेंड किया था, हैंग किया था। अब इस मैस के साथ हमने एक तार बांधी, और वो तार कौन सी है, ब्रास की वायर है। ठीक है जी, इसकी लेंथ कितनी ली, 1.1 मीटर सॉरी। तो इस ब्रास वायर के एंड पे हमने कितना मैस सस्पेंड कर लिया, 6 kg का। बोथ वायर्स हैज़ द डायमीटर ऑफ 0.25 सेंटीमीटर। दोनों वायर्स का जो डायमीटर है वो है 0.25 सेंटीमीटर। हमने कैलकुलेट करना है टोटल इलोंगेशन इन द होल सिस्टम ऑफ द वायर्स, और हमने साथ में टोटल स्ट्रेन एनर्जी भी कैलकुलेट करनी है। बच्चों देखें हो क्या रहा है, होप्स हो कि ये बात तो आप समझ गए होंगे कि हमने यहाँ पे किया क्या है। गिवन डाटा सिंपल है कि हमने जो स्टील की वायर ली उसकी लेंथ थी 1.5, उसका हमें यंग्स मॉडुलस दे रखा है, और उसके एंड पे हमने कितना मैस बांधा है, 4 kg का। इस तरह से ब्रास की वायर की लेंथ कितनी है जी, 1 मीटर, इसका यंग्स मॉडुलस दे रखा है, और इसके एंड पे कितना मैस बांधा है हमने, 6 kg का। दोनों वायर्स का डायमीटर बहरहाल सेम है, तो डायमीटर का हाफ लेके मैंने रेडियस कैलकुलेट कर लिया। तो रेडियस मेरे पास आ गया सिंप्लीफाई करके इन एसआई यूनिट 0.00125 मीटर। मैंने कैलकुलेट करना है जी टोटल इलोंगेशन क्या आई है। तो टोटल इलोंगेशन किसके बराबर होगी, जो इलोंगेशन प्रोड्यूस हो रही है स्टील वायर में, और जो इलोंगेशन प्रोड्यूस हो रही है आपके पास किस में, यहाँ पे ब्रास की वायर में। बच्चों सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट को डिस्कस करते हैं, और इसी पे से हमने सेकंड पार्ट में टोटल स्ट्रेन एनर्जी भी कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, टोटल इलोंगेशन। बच्चों मान लें कि टोटल इलोंगेशन है x, तो ये किसके इक्वल होगी, वो इलोंगेशन जो कि प्रोड्यूस हो रही है स्टील वायर में ड्यू टू। अब देखें ये ms, बात को गौर से समझिएगा कि ये जो स्टील की वायर है ना, इसके साथ एक तो ये वाला मैस भी हैंग है 4 kg वाला, और ब्रास वायर की मदद से फिर 6 kg वाला भी मैस हैंग है। इसका मतलब इस स्टील वायर में जो इलोंगेशन आएगी वो इस मैस ms की वजह से भी आएगी 4 kg वाले, और इस मैस MB की वजह से भी आएगी, जो कि इस ब्रास वायर की मदद से वापस इस 4 kg वाले मैस के साथ आएंगे। ठीक है जी, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी जी कि इलोंगेशन इन स्टील ड्यू टू MS, और इसको आप यूँ भी कह दें कि एंड MB। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, इसको काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा। ड्यू टू MB के स्टील वायर में जो इलोंगेशन आएगी वो किस किस वजह से आएगी, वो इस मैस MS 4 kg वाले की वजह से भी आएगी, और MB यानी 6 kg वाले की भी वजह से भी आएगी, और प्लस वो इलोंगेशन जो ब्रास वायर में आएगी। ब्रास वायर का तो इस वाले मैस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है,
ब्रास वायर के साथ जस्ट ये वाला मैस जो है वो हैंग्ड है, तो इसका मतलब ब्रास वायर में जो इलोंगेशन आएगी वो जस्ट 6 kg वाले की वजह से आएगी, विच इज़ MB। तो हम अब वन बाय वन इन इलोंगेशंस को फाइंड आउट करते हैं और फिर यहाँ पे इन दोनों को कर लेंगे ऐड, तो हमारे पास टोटल इलोंगेशन आ जाएगी। तो देखें जी, सबसे पहले इलोंगेशन स्टील वायर में लेट अस से वो x1 है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस F/A डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ यानी इलोंगेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, इसको उसी तरह से हमने कर लिया रीअरेंज और x1 की वैल्यू मैंने यहाँ से कर ली सेपरेट, विच इज़ FLS डिवाइडेड बाय A मल्टीप्लाई बाय YS। अब बच्चों देखें, चूँकि स्टील वायर के ऊपर जो फोर्स लग रही है ना, तो स्टील वायर को दो मैसेज मिलकर तो इस पे फोर्स लगा रहे हैं ना, एक MS भी लगा रहा है और एक MB भी लगा रहा है। तो इसका मतलब स्टील वायर पे जो फोर्स लग रही है, जो स्ट्रेस लग रहा है, वो MS की वजह से भी लग रहा है और MB की वजह से भी लग रहा है। तो मैस को हम अगर G से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास वेट फोर्स आ जाती है। तो इसका मतलब स्टील वायर की जब बात हो रही है तो इस पर दो मैसेज मिलकर फोर्सेज लगा रहे हैं, MS इंटू G और प्लस MB इंटू G, और ये वाला LS अपनी जगह पे और बाकी तमाम टर्म्स अपनी जगह पे मौजूद हैं। फर्दर आप अब जिस तरह से आसान समझते हैं सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैंने ये कर लिया कि G को कॉमन कर लिया इन सब से, MS और MG मेरे पास अंदर आ गए और LS ये अपनी जगह पे, नीचे वाले फैक्टर में एरिया होता है मेरे पास πr²। अब R के साथ S और B इसलिए नहीं रखा कि चूँकि उसने कहा था कि डायमीटर सेम है, तो डायमीटर सेम है तो फिर ज़रा उनके रेडियाई भी सेम ही होंगे। तो देखें जी, वैल्यूज़ पुट कर लें। MS स्टील के साथ जो मैस हैंगे वो है 4 kg, जो ब्रास के साथ हैंगे वो है 6 kg, G की वैल्यू 9.8, स्टील की हमने लेंथ ली थी 1.5, पाई की वैल्यू आ गई 3.14, रेडियस हमारे पास है 0.00125 का स्क्वायर और यंग्स मॉडुलस है स्टील का 20 × 10⁻10 पास्कल। सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पे x1 आपके पास आ जाता है 1.5 × 10⁻, यहाँ पे सॉरी ये -4 आएगा, ये बाय मिस्टेक कहीं पे 5 लिख लिया गया है, इसको आप बेशक वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 1.5 × 10⁻4 मीटर। दिस इज़ द इलोंगेशन और एक्सटेंशन विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन द स्टील वायर। सिमिलरली अब आप इलोंगेशन फाइंड आउट करेंगे ब्रास वायर में। तो ब्रास वायर में तो चूँकि हमारे पास एक ही मैस हैंगे ब्रास के साथ MB, तो इसी की वजह से इलोंगेशन आएगी। सारी की सारी इसी तरतीब से हो रही है, इसलिए इसको नहीं एक्सप्लेन कर रहा, ये आप लोग समझ गए होंगे कि इसी तरह से हमने x2 फाइंड आउट करनी है, वो आ जाएगी 1.2 × 10⁻⁴ मीटर। तो अब आप x1 और x2 को ऐड कर लें तो आपके पास टोटल इलोंगेशन आ जाती है 2.7 × 10⁻⁴ मीटर। इसी में फिर हमने फाइंड आउट करना है जी क्या चीज़, कि टोटल स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 जो फोर्स एक्सटेंशन प्रोड्यूस करती है मल्टीप्लाई बाय दैट एक्सटेंशन। तो देखें जी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी कितनी आ जाएगी, 1/2 वो फोर्स जो कि स्टील के ऊपर लग रही है, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय स्टील में जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई x1, प्लस 1/2 वो फोर्स जो कि ब्रास पे एक्ट कर रही है, मल्टीप्लाई बाय जो ब्रास में एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई x2। अब 1/2 फोर्स स्टील पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं, दो मैसेज की वजह से, MB + MS × G, मैस मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, F = W विच इज़ इक्वल्स टू mg। तो स्टील के साथ चूँकि दो मैस हैंगे तो आप MB + MS × G करेंगे, इंटू एक्सटेंशन x1 इसमें जो आई, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। इसी तरह से ब्रास में जो एक्सटेंशन है वो जस्ट MB की वजह से है, तो 1/2 MB × G × x2। बच्चों अब सिंपल आपने वैल्यूज़ को पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो आपके पास आपकी जो स्ट्रेन एनर्जी है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी, वो आ जाती है 11.0 मेगा जूल। इधर अगर 9.8 की जगह आप 10 पुट कर लेते हैं तो ये बुक वाले आंसर के करीब करीब 11.1 जो है आपके पास आ जाती है मिली जूल एनर्जी। तो ये 11.0 हो या 11.2 हो या 11.1 हो, करीब करीब आंसर है, इससे इतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो होप सो ये प्रॉब्लम भी आपको क्लियर होगा। एंड द लास्ट प्रॉब्लम के प्रॉब्लम नंबर 4 के एक रॉड है जिसका एरिया आपको दे रखा है 90 mm², उसकी लेंथ दे रखी है 3 मीटर, उस पर लगने वाला स्ट्रेस दे रखा है 300 मेगापास्कल और उसमें हमने फाइंड आउट करनी है स्ट्रेन एनर्जी अगर यंग्स मॉडुलस उसका हो 200 गीगापास्कल। तो बच्चों देखें, एक तो एरिया आपको दे रखा है, लेंथ दे रखी है, स्ट्रेस दे रखा है यानी फोर्स पर यूनिट एरिया 300 मेगापास्कल, तो मेगा को 10⁻6 लिख लें। यंग्स मॉडुलस उसका दे रखा है
200 गीगा पास्कल, गीगा को 10⁻⁹ लिख लें। हमने फाइंड आउट करनी है स्ट्रेन एनर्जी। अब स्ट्रेन एनर्जी यहाँ पे जो फार्मूला हम लगाएंगे वो इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉडुलस वाला लगाएंगे, विच इज़ 1/2 वाई यानी यंग्स मॉडुलस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय एक्सटेंशन का स्क्वायर। अगर डाटा देखें तो ये तमाम क्वांटिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं, ये एक्सटेंशन नहीं है एक्स। तो हम पहले इस एक्सटेंशन को फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट वी फाइंड द एक्स। उसके लिए हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे यंग्स मॉडुलस की, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, यानी एक्सटेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। उसी तरह से आपने जो है वो इसको ये फोर्थ वाला जो क्वांटिटी है ये फर्स्ट के साथ आ गई और थर्ड वाली सेकंड के साथ चली गई। यहाँ से हमने जो है वो एक्स को सेपरेट कर लिया, तो एक्स इधर चला गया वाई की जगह, वाई इधर आ गया जो है एक्स की जगह। तो देखें इसमें ये जो आपके पास फैक्टर बन रहा है F/A, यहाँ पे x क्या आ जाएगा मेरे पास FL मल्टीप्लाई बाय AY। इसमें ये जो F/A है ये क्या होता है हमारे पास स्ट्रेस, इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है जी। तो F/A स्ट्रेस की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर ली। लेंथ है मेरे पास 3 मीटर, यंग्स मॉडुलस है मेरे पास 200 × 10⁻⁹, और यहाँ से पुट करने से वैल्यूज़ और सिंप्लीफाई करने से एक्सटेंशन आ गई 0.0045 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हमने अब क्या कर लिया कि जस्ट इस फार्मूले में एक्सटेंशन की वैल्यू डाल दी और सिंप्लीफाई कर लिया, तो आपके पास जो आती है वैल्यू स्ट्रेन एनर्जी की वो आ जाती है 60.75 जूल। तो होप्स हो ये आपको जो न्यूमेरिकल है वो क्लियर होगा।